बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त अपेरेंटली कुछ भी इमरान खान के हक में नहीं जा रहा और इस वक्त जितनी डेवलपमेंट्स हैं, जो कुछ भी हो रहा है, इस सब में एक चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान साहब के लिए ये फैसला साजों का फैसला है कि अब कोई दरवाजा खुला नहीं रखना और अब चीजें क्लैरिटी के साथ सामने भी आती जा रही हैं। इमरान खान साहब डटे हुए हैं और इमरान खान साहब से जो एक्सपेक्ट किया जाता है, इमरान खान साहब उन एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर रहे हैं कि इस आसाब की जंग में भी इमरान खान को तोड़ना तकरीबन अमलन इस वक्त नामुमकिन है। जो कुछ किया गया, अगर इस सब के बावजूद वो शख्स नहीं टूटा, कातलाना हमले के बावजूद वो शख्स नहीं टूटा, पिछले 1.5 साल के अंदर उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बावजूद वो नहीं टूटा, वो डटा हुआ है, तो अब जो मर्जी हो जाए अब वो डटा रहेगा। और अब ये तो उसकी जिद बन चुकी है और जाहिर बात है कि अवाम भी साथ है, अवाम एक बहुत बड़ी ताकत होती है। और मैं ये बात बार बार करता आया हूं कि इमरान खान साहब को पॉलिटिकली भी जो नुकसान पहुंचाया गया है ना, उसमें इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले पार्टी छोड़ रहे हैं। इमरान खान के नाम पर वोट देने वाला कोई भी पार्टी नहीं छोड़ रहा, कोई भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहा। इमरान खान के नाम पर वोट देने वाले कौन है? इस मुल्क की आवाम है और यह चीज बहुत से लोगों को पता भी है। अब यहां पर ईद से पहले एक बहुत बड़ी खबर, और जाहिर बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की वाहिद उम्मीद है और मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि किस तरह से चीजें शायद उस तरह से इमरान खान साहब की फेवर में ना जाएं। सुप्रीम कोर्ट से आज फैसला भी आना था, वो नहीं आया और चीजें जो हैं वो बड़ी, आप कह लें कि इसे कहा जा सकता है कि चीजों के अंदर तात्तुल आ गया और डेट भी आगे की दे दी गई, सारी चीजें हो गई। लेकिन अब यहां पर इमरान खान साहब क्या फौजी अदालतों से महफूज रह पाएंगे, इस हवाले से एक बड़ी उम्मीद पैदा हुई है और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और एक बड़ी बैठक लगने का इम्कान है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बिग डिसीजन, यानी कि एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस वक्त सामने आ सकता है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं, कुछ डेवलपमेंट्स भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ सवाल हैं जो कौम के सामने रखे हैं और ये 10 सवाल हैं जो 9 मई के वाकये के हवाले से हैं। और 9 मई के वाकयात के हवाले से ये सवालात जो हैं, 10 क्वेश्चंस पीटीआई की तरफ से, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा सिंबॉलिक हैं और इनकी इंपॉर्टेंस ये है नाज़रीन कराम के ये डीजीएचपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक तरह से जवाब है। इन सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है उसमें जो भी लोग हैं जो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहे, एक बड़ी क्लियर स्टेटमेंट्स मिल रही है ना। आप देखें कि पेशावर की एंटी करप्शन अदालत ने हमारे दोस्त तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा और साबिक वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान के खिलाफ एंटी करप्शन केस में उनकी जमानत मंजूर की और उनकी रिहाई का हुक्म देते हुए 80,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। और अली मोहम्मद खान जुडिशल रिमांड पर मर्दान जेल में मौजूद हैं और इन पर गैर कानूनी भर्तियों और खजाने को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है, 23 लाख का। और इन्हें बैक टू बैक जितने मुकदमात के अंदर जमानतें मिलती हैं दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये कैसे हो सकता है कि अली मोहम्मद खान दोबारा ना गिरफ्तार हुए हों? महकमा एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने मर्दान जेल से रिहाई पर साबिक वजीर मुमलिकत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक अली मोहम्मद खान पर 2018 और 2019 में लोकल गवर्नमेंट के ठेकों में मुबैना खुर्द का इल्जाम है, जिसके पेश नज़र उनके खिलाफ गुज़श्ता रोज एक नया मुकदमा दर्ज किया गया और उस मुकदमे के तहत अली मोहम्मद खान को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। इस मुकदमे में साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान और साबिक एमपीए तुफैल अंजुम भी नामजद हैं, जबकि दफ्तर लोकल गवर्नमेंट और एडी लोकल गवर्नमेंट फजलुल्लाह समेत मुतअद्दिद ठेकेदारों को भी एफआईआर में नामजद किया गया है। और इसमें बताया यह जा रहा है कि जी साबिक स्पीकर असद कैसर, साबिक वज़रा इश्तियाक अरमड़ और तैमूर झगड़ा जो हैं उन्हें भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी के लिए महकमा एंटी करप्शन पेशावर जो है वो इस वक्त एक्टिव हो चुका है। हुकाम ने नाज़रीन कराम ये कहा है कि कामरान मंगश, फजल इलाही और अरबाब जहांदाद को भी गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि मुलजिमान की गिरफ्तारियों के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों से हमने राब्ते तेज कर दिए हैं और अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो दोबारा अरेस्ट हो चुके हैं। अब जरा आ जाते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट वाली खबर पर इसके बाद आऊंगा। 9 मई के वाकयात के हवाले से पीटीआई ने 10 सवाल सामने रखे और कहा कि कुछ सवालात हैं कौम के लिए। नंबर 1, 9 मई के वाकयात के पीछे वही हो सकता है जिसको इन वाकयात का सबसे ज्यादा फायदा हुआ हो। नुकसान उठाने वाले इन वाकयात के पीछे कैसे मुमकिन है, ये हो सकता है कि वो इसके पीछे हो। नंबर 2, मुल्क के सबसे मकबूल लीडर को हतक आमेज अंदाज में हाईकोर्ट के कमरे से तोड़ फोड़ करके किसने गिरफ्तार करवाया? तौहीन अदालत की गई
क्या उनसे किसी ने पूछा? नंबर 3, अगर यह साजिश थी और तहरीक इंसाफ ने मंसूबाबंदी कर रखी थी तो क्या तहरीक इंसाफ को मालूम था कि इमरान खान की गिरफ्तारी इस हतकमेज अंदाज में अमल में लाई जाएगी? नंबर 4, इंटरनेट सर्विस बंद करवा के अवाम से हकायक छुपाने की कोशिश की गई और इंटरनेट तहरीक इंसाफ ने नहीं बल्कि पीटीआई की हुकूमत ने बंद करवाया। हुकूमत से पूछा जाए कि क्यों इंटरनेट बंद किया गया? अवाम से हकायक छुपाने की इस कोशिश के पीछे क्या वजूहात कार फरमा थी? नंबर 5, आम तंसीबात की तरफ जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? एहतजाज के वक्त जमान पार्क जाने से सैकड़ों मरतबा पुलिस ने कंटेनर लगाकर अवाम को कामयाबी से रोका था, तो उस दिन कोई तदबीर क्यों ना की गई? नंबर 6, तहरीक इंसाफ के कायदीन के वीडियो सबूत मौजूद हैं जो अवाम को जलाओ घिराव से रोकते रहे, इसके बावजूद उनको रिहाई नहीं मिल रही, लेकिन जो तहरीक इंसाफ छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसको रिहा कर दिया जाता है। तो क्या कौम गलत समझ रही है कि सारी साजिश तहरीक इंसाफ छुड़वाने के लिए रचाई जा रही थी? नंबर 7, अगर साजिश तहरीक इंसाफ के खिलाफ ना होती तो किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर रिहाई ना मिलती और सबका ट्रायल होता और प्रेस कॉन्फ्रेंस बेंचमार्क ना होता किसी भी शख्स के सारे मामलात से ड्राई क्लीन होने का। नंबर 8, किसी कानून के तहत तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले तमाम इल्जामात के से बरी हो रहे हैं तो हमें बताया जाए कि किस कानून के तहत, जबकि तहरीक इंसाफ ना छोड़ने वाले जो लाहौर इस्लामाबाद से सैकड़ों मील दूर थे उनको और उनके घर वालों को हिरासा किया जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, उनके कारोबार को तबाह किया जा रहा है, क्यों? और तहरीक इंसाफ के लीडरान से लेकर आम कारकुन तक के घरों में पुलिस बगैर सर्च वारंट घुसकर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है, खवातीन को हिरासा किया जा रहा है और साजिश तहरीक इंसाफ ने की। क्या यह मानने के काबिल है? नंबर 10, वक्त पर इलेक्शन ना करवाकर आइन तोड़ा जा चुका, आइन तोड़ना मुल्क से गद्दारी नहीं है, मुल्क के ऊपर हमला नहीं है। तो ये वो कुछ सवाल हैं, 10 क्वेश्चंस हैं जो पीटीआई का मौक़िफ़ है, जो मैंने कहा आपके सामने रखना ज़रूरी है ताकि सारी साइड्स का मौक़िफ़ जो है वो कौम के सामने आए और लोग जो हैं वो बेहतर अंदाज में चीज़ों को बता भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं और अपनी जजमेंट्स जो है वो ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक जानिब तो आपको पता है कि फैसला नहीं आया और जुलाई के गालिबन तीसरे हफ्ते या आगे जो समाअत कर दी गई है मुलतवी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी कोई खास अब वो उम्मीद के जो दिए हैं ना वो मध्यम होते जा रहे थे। अब 2 जज साहिबान अलग हो गए, जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक साहब। उसके बाद एक जस्टिस साहब हैं, ऑब्वियसली जस्टिस मंसूर जो हैं, उनके वाले से हुकूमत ने इंतहाई भोंडा और घटिया हरकत करके उस एक बंदा शरीफ आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, पहले दिन पूछे चीफ जस्टिस ने भी कहा कि हसास नौयत के आदमी है, हसास शख्स है, इज अ सेंसिटिव पर्सन, और उन्होंने पहले दिन खुद कह दिया कि भाई वो साबिक चीफ जस्टिस जो कि दरख्वास्त गुजार हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं और वैसे तो इसमें होना नहीं चाहिए एतराज़, लेकिन किसी को एतराज़ बताए मैं शुरू में ही अलग हो जाऊँ। हुकूमत अटॉर्नी जनरल का बिल्कुल नहीं जी, आप पे किसे एतराज़ है? अगले दिन हुकूमत ने सिर्फ रखना डालने के लिए, सिर्फ मामलात को तूल देने के लिए, लटकाने के लिए ये वाला पैंतरा मार दिया। अच्छा, अब इसके साथ ही साथ जो दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई वो अब ये है कि 6 रुकनी बेंच ऑब्वियसली आपके सामने कि किस तरह से ये बन चुका है। पहले 7 रुकनी हुआ, फिर 6 रुकनी। अब इस 6 रुकनी बेंच के अंदर कुछ जज साहिबान हैं, ऑब्वियसली इस चीज़ आपको पता है कि अनफॉर्चुनेट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी वाज़े तफरीक रही है पिछले कुछ हफ्तों के अंदर, और उस तफरीक में ये बात वाज़े थी कि कौन से जज जो हैं वो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ग्रुप में हैं, कौन से जो हैं वो गालिबन सेम ओपिनियन रखते हैं एज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। तो ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये समझने वाली हैं। तो इस सब के अंदर जो अब डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस डेवलपमेंट को जिस एंगल में लिया जा रहा है मैं उसे उसके बिल्कुल मुख्तलिफ एंगल से भी आपके सामने रखूंगा। तो इसमें सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फायज ईसा के एतराज़ात के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, उनकी तरह जस्टिस याया आफरीदी जो हैं, उन्होंने भी सिविलियंस के आर्मी एक्ट के तहत फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त कर दी है। और आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 9 मई के वाकयात में मुलव्वस सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ आईनी दरखास्तों की समाअत का दूसरे दिन यानी कि 23 जून का तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। तहरीरी हुक्मनामे के साथ जस्टिस याया आफरीदी जो है उनका नोट भी शामिल है, जिसमें कहा गया है कि निज़ाम इंसाफ की इमारत अवाम के एतमाद पर कायम है। मौजूदा कशीदा सियासी माहौल में जब मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने के करीब है और अवाम नए इलेक्शन की तैयारी कर रही है, तो ऐसे माहौल में मौजूदा बेंच की तश्कील के बारे में सियासी चहमगोइयां जारी हैं। लेकिन सबसे अहम और संजीदा मामला बेंच के अरकान की जानिब से बेंच पर उठाए जाने वाले एतराज़ात हैं।
उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीरी एतराज़ात उठाए हैं और अब ये अवाम की अदालत में है। लिहाजा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चाहिए कि वो बेंच की तश्कीलें न करें ताकि निज़ाम इंसाफ पर अवाम का एतमाद बहाल हो सके। जस्टिस जाया अफरीदी ने अपने नोट में मजीद लिखा कि सीनियर तरीन जज के एतराज़ात से ना इत्तफाक करता हूं और ना ही मैं उनके एतराज़ात की तौसीक कर रहा हूं। इस मरहले पर इन एतराज़ात की कानूनी हैसियत पर राय नहीं दे रहा। अगर सीनियर तरीन जज के बेंच पर कानूनी एतराज़ात से इत्तफाक ना भी करें तब भी सूरत हाल का तकाजा है कि अदालत में हम आहंगी, इदारे की सालमियत और अदालत पर अवाम के एतमाद की खातिर कुछ इकदामात किए जाएं। बड़ा वेल आप कह लें कि आर्टिकुलेटेड ये जो एक रिस्पॉन्स है इनकी तरफ से आया और ये नोट है, बड़ी मुनासिब बातें की हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से इत्तफाक ना करते हुए अपना जो मौक़िफ़ है वो सामने रखा है। इस सब के अंदर इन्होंने लिखा कि पहले कदम के तौर पर सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। बसूरत दीगर मौजूदा बेंच की जानिब से आने वाला फैसला अपनी अहमियत खो देगा। लिहाजा मेरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरखास्त है कि वो पहली फुर्सत में दरखास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। और इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि ये चीज इन्होंने लिखी इसलिए ताकि उस पर अमल भी करवाया जा सके। अब इसमें बहुत से एक वो साफियों का पूरा टोला है ना, वो टोला जो कि जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट के सारे मामलात को सुप्रीम कोर्ट के जजों से बेहतर जानता है और खुद को वो अपने आप को बेंच समझ लेते हैं। और वो 5-6 साफी हैं जो कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब पे खुल के तनकीद करते हैं, काजी साहब को बड़ा हीरो बना के पेश करते हैं। मैं समझता हूँ सब काबिल एहतराम है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि अगर इन 7-8 ये जो बाबे साफ़ी हैं और उनके साथ अब 1-2 वो नौजवान भी मिल गए हुए हैं, तो अगर इनका बस चले तो ये फुल कोर्ट बनाएं अपनी और ये 5-6 रुकनी बेंच बना दें अपना और ये फैसले सुना दें आले शरीफ के हक में। तो ये तो इस वक्त इसका नैरेटिव ये बना रहे हैं कि जी ये जो नोट है ये जस्टिस उमर अता बंदियाल के ऊपर अदम एतमाद है, ये नोट जो है ये फलाना ढिमकाना इधर उधर, और ये जस्टिस उमर अता बंदियाल को बहुत बड़ा धचका है। कुछ ने तो आगे बढ़ के इसके अंदर ये भी कह दिया कि ये तो एक थप्पड़, मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कह रहे हैं कि जी ये तो उन्हें एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि ये नोट जो है इससे एक बड़ी उम्मीद पैदा हुई है, क्योंकि एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, मौजूदा बेंच अगर सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ फैसला दे भी देता है, क्या वो फैसला माना जाएगा? क्या उस फैसले पर अमल दरामद होगा? आपको भी इसका पता है, मुझे भी इसका पता है कि नहीं होगा। 14 मई को इलेक्शन कराने वाले पर फैसले पर नहीं हुआ, इसमें तो एक नामजद चीफ जस्टिस इस बेंच को ये गैर कानूनी कह गया। तो बेंच से बात आगे बढ़ाई जाए। अगर बेंच तो चलें ठीक है, जस्टिस काजी फाइज साहब कह रहे हैं कि बेंच नहीं बनना चाहिए, बेंच चीफ जस्टिस बना ही नहीं सकता, गैर कानूनी। फुल कोर्ट तो बन सकती है। फुल कोर्ट तो फिर एक फुल कोर्ट है, उसमें फिर बेंच बुंच नहीं है, वो पूरी अदालत है। और ये जस्टिस साहब ने कहा है कि फुल कोर्ट बनाए। अब अगर फुल कोर्ट बने और उसका फैसला आए तो ये तो इमरान खान साहब के लिए बहुत वारे न्यारे हो जाएंगे, इमरान खान साहब के लिए। और इमरान खान साहब इसी तरीके से फौजी अदालतों से महफूज रह पाएंगे, या फौजी अदालतों से इमरान खान साहब बच पाएंगे, या फिर उनके जो एक पार्टी बचना चाह रही है उनके लीडर्स बच पाएंगे, उनके कारकुनान बच पाएंगे। और फुल कोर्ट जो है उसमें बेशक फिर कुछ जज साहिबान इत्तफाक करें, कुछ इख्तलाफ करें, फैसला आ जाए। 15 जज हैं, 16 जज हैं, 7-8 का फैसला आ जाए, 8-7 का फैसला 9-7 का आ जाए, जैसा मर्जी आ जाए, चाहे 1-14 का आ जाए, तो वो तो अलग चीज़ होती है ना। तो इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ये जो जस्टिस साहब ने बात कही है, मैं इसे बड़ा पॉजिटिवली देख रहा हूँ। और अगर फौजी अदालतों के हक में या उनके अंदर सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ भी फैसला आता है तो सारी जुडिशरी एक पेज पे हो, फिर उस फैसले को कोई रिवर्ट ना कर सके, उस फैसले पर कोई एतराज ना उठा सके। और ये तो ना हो कि फैसला नजरअंदाज करके आगे बढ़े, अपना काम जारी रखें। फिर ऐसे फैसले का फायदा कोई नहीं ना। 14 मई को इलेक्शन की डेट देने के फैसले का क्या फायदा हुआ था? कोई फायदा नहीं, इंप्लीमेंटेशन भी नहीं हुई, सजा जजा का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया, तो ये अदालत हुई कुछ भी नहीं किया। तो फिर ऐसे फैसले फिर या तो वो है ना कि अगर एक बेंच जो है वो बहादुरी दिखा रहा है, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हिम्मत दिखा रहे हैं, तो फिर वो इंप्लीमेंटेशन करवाएं अपने फैसलों के ऊपर। और जो नहीं कर रहे, जो एतजाज हसन साहब ने कहा है कि जिन्होंने पिछला फैसला नहीं माना उन्हें नायल करें, 5-5 करोड़ जुर्माना लगाएं। जो फैसलों पर तनकीद करता है उन्हें बुला के यहाँ पे तौहीन अदालत लगाएं उन पे। तो ये चीजें फिर स्ट्रेंथ, और अगर वो दिखानी है तो फिर पूरे तरीके से फुल फ्लैज आइन और कानून में रहते हुए अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें। तो मैं समझता हूं ये जो नोट है ये एक बड़ा, मैं इसे पॉजिटिवली देख रहा हूं। मेरा ये एंगल है कि ये पॉजिटिव बात की है इन्होंने। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।